नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की संरचना पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास भारतीय संविधान, संरचना और आधार से कुछ मुख्य बिंदु हैं। कोशिश यही रहेगी कि इस काफ़ी बड़े दस्तावेज का जो ढांचा है, उसे आसान शब्दों में समझें। जी, बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दस्तावेज़ जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यही भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। हम्म। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे देश की, हमारे समाज की नींव है असल में। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये शब्द हम सुनते तो बहुत हैं, भारी भी लगते हैं। पर संविधान के हिसाब से, जैसे धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी, इनका कोई खास मतलब है? हाँ, अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब सीधा है कि भाई राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। वो सभी धर्मों को बराबर सम्मान देगा, या कह सकते हैं कि एक समान दूरी बनाकर रखेगा। ठीक है। और समाजवादी, यहाँ इसका मतलब है कि राज्य कोशिश करेगा कि आय और जीवन स्तर में जो असमानताएं हैं वो कम हो, सबको अवसर की समानता मिले। हाँ, ये पश्चिमी समाजवाद जैसा नहीं है, पर दिशा वही है। ये जानना जरूरी था। तो इतना बड़ा संविधान है, जैसा आपने कहा, इसे समझने के लिए क्या इसे छोटे हिस्सों में बांटना सही रहेगा? स्रोत भी शायद यही कहता है। हाँ, बिल्कुल। इसे इसकी मुख्य इकाइयों या हिस्सों में तोड़कर देखना सबसे अच्छा तरीका है। चीजें आसान हो जाती हैं। तो कहाँ से शुरू करें? पहला हिस्सा कौन सा है? सबसे पहले आती है प्रस्तावना, प्रियम्बल जिसे कहते हैं। अच्छा, प्रस्तावना, वही जिसमें वो दमदार लाइन है, हम भारत के लोग। हाँ, वही। बहुत शक्तिशाली कथन है ये। प्रस्तावना को ना संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहा जाता है। आत्मा मतलब सिर्फ परिचय नहीं? नहीं, सिर्फ परिचय नहीं, ये वो बड़े बड़े आदर्श, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता स्थापित करती है जिन्हें हमारा संविधान पाना चाहता है। और ये भी साफ करती है कि असली शक्ति भारत की जनता में है। ये तो बहुत गहरा है। अच्छा, प्रस्तावना के बाद और कौन से मुख्य हिस्से हैं संविधान में? प्रस्तावना के अलावा आप कह सकते हैं कि 4 और मुख्य स्तंभ हैं। पहला है भाग, फिर अनुच्छेद, फिर अनुसूचियां और आखिरी में संशोधन। भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां, संशोधन। ठीक है। हाँ, ये सब मिलके ही संविधान का पूरा ढांचा तैयार करते हैं। तो ये भाग और अनुच्छेद, इनमें क्या फर्क है? दोनों में ही नियम वगैरह होते होंगे? हाँ, होते तो नियम ही हैं, पर उनका लेवल अलग है। देखिए, भाग, जो अब करीब 25 हो गए हैं, वो संविधान को बड़े बड़े विषयों में बांटते हैं। चैप्टर्स की तरह समझ लीजिए। अच्छा, जैसे चैप्टर्स, उदाहरण के लिए? जैसे भाग 3 है मौलिक अधिकारों पर, बहुत जरूरी, या भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर। ये बड़े बड़े टॉपिक हैं। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स? जी हाँ, वही। और ये जानना भी जरूरी है कि भाग 3 वाले अधिकार, मतलब मौलिक अधिकार, वो तो आप कोर्ट जाकर लागू करवा सकते हैं, पर भाग 4 वाले नीति निर्देशक सिद्धांत, वो सरकार के लिए मार्गदर्शन जैसे हैं। उन्हें सीधे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ये फर्क महत्वपूर्ण है। तो फिर अनुच्छेद क्या हुए? आर्टिकल्स? हाँ, अनुच्छेद, आर्टिकल्स, ये 450 से भी ज्यादा है अब। ये उन भागों के अंदर होते हैं और एकदम विशिष्ट नियम, कानून या अधिकार बताते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। मतलब भाग हो गया चैप्टर और अनुच्छेद हो गए उस चैप्टर के पॉइंट्स या पैराग्राफ? हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। जैसे भाग 3 मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 है। ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये। अनुच्छेद 21, हाँ, सुना इसके बारे में। जी, और इसकी व्याख्या तो अदालतों ने इतनी की है कि इसमें साफ हवा, पानी से लेकर निजता का अधिकार, बहुत कुछ शामिल माना गया है। तो अनुच्छेद ही असल में अधिकारों और शक्तियों की बारीकियां बताते हैं। ये असल में लिस्ट या टेबल जैसी होती हैं, जिनमें वो जानकारी होती है जो शायद सीधे अनुच्छेदों में फिट नहीं बैठती, या जिन्हें अलग रखना ज्यादा सही होता है। अच्छा, लिस्ट्स जैसे 8वीं अनुसूची का जिक्र आता है ना, उसमें भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं लिस्टेड है। ओ अच्छा, 22 भाषाएं। ये तो सच में भारत की विविधता दिखाता है। मतलब संविधान में भाषाओं की भी लिस्ट है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि संविधान बनाते वक्त कितनी सारी चीजों का ध्यान रखा गया। हम्म। तो प्रस्तावना, भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां, एक और चीज थी। हाँ, 5वीं और बहुत महत्वपूर्ण इकाई, संशोधन। अमेंडमेंट्स संशोधन मतलब बदलाव। जी, बदलाव।
अब तक 105 से भी ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। और ये सबसे जरूरी बात है, ये दिखाता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। मतलब इसे बदला जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। समाज बदलता है, जरूरतें बदलती हैं, तो संविधान को भी बदलना पड़ता है ताकि वो प्रासंगिक बना रहे। इसीलिए इसे जीवित दस्तावेज या लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी सरकार आकर इसे पूरा बदल सकती है अपनी मर्जी से? नहीं, यहीं पर एक बहुत अहम बात आती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत दिया है, मूल ढांचे का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। मूल ढांचा? हाँ, इसका मतलब है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन वो संविधान के मूल चरित्र को, उसकी बुनियादी विशेषताओं को नहीं बदल सकती, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा। ये सब मूल ढांचे का हिस्सा है, इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। वाह, ये तो एक तरह का सेफ्टी वॉल्व हो गया, संतुलन बना रहता है इससे तो। बिल्कुल सही, ये संतुलन बहुत जरूरी है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, एक प्रस्तावना है जो हमें दिशा और आदर्श बताती है, फिर भाग हैं जो बड़े विषयों को कवर करते हैं, उनके अंदर अनुच्छेद हैं जो खास नियम बताते हैं, फिर अनुसूचियां हैं जिनमें अतिरिक्त लिस्ट्स वगैरह हैं, और संशोधन हैं जो इसे समय के साथ अपडेट रखते हैं पर मूल ढांचे की सीमा में। आपने बिल्कुल सही समझा, एकदम सटीक सारांश है ये। ये संरचना शायद पहली नजर में थोड़ी जटिल लगे, पर इसका मकसद बहुत सीधा और नेक है। क्या मकसद है? भारत के हर नागरिक के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करना, और साथ ही देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। हर हिस्सा इसी बड़े लक्ष्य के लिए काम करता है। वाकई ये जानना बहुत जरूरी था। सोचने वाली बात अब ये है कि संविधान के ये जो मूल सिद्धांत हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।